नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस सत्र में बात करेंगे अध्याय 14 की, जो कि है नियंत्रण के बारे में। यह है धारा 309 से लेकर के 327। अब हमने जो क्विक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसका फाइनल लेक्चर है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया या फिर ये पहले आ जाता तो ठीक रहता। तो उसके लिए मैं बता दूं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिवीजन, कि ये जो एंड टाइम पर जब आप पढ़ते हो, एंड टाइम पर जब आप उस चीज को रिवाइज कर लेते हो, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर स्टडी एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। तो आप है ना, ये 3 घंटे मुश्किल से, शायद 12-13 लेक्चर्स हुए, 3 घंटे मुश्किल से लगेंगे इसको। एक बार अगर आप कंप्लीटली इसको देख लें तो आई एम वेरी सर्टन कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम लोग खामखा चीजों में उलझते रहते हैं और हम इजी चीजों को छोड़ करके और कॉम्प्लेक्स चीजों में पड़े रहते हैं। तो आज हम ये सीरीज खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो भी नेक्स्ट होगा वो आपको इसी चैनल पर अनाउंस कर दिया जाएगा कि हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं धारा 309 से 327 तक, अध्याय 14 नियंत्रण के बारे में। तो यह है धारा 309, निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति की शक्ति। अब ये नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो निदेशक इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस अधिनियम में जो जो शक्तियां दी गई है वो निदेशक के पास होंगी, और निदेशक की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और निदेशक के अलावा जो अन्य अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति तो सरकार ही करेगी, पर उनका कार्य, शक्तियां और अधिकारिता, इसका निर्धारण निदेशक खुद करेगा। फिर है धारा 310। 310 में क्या है? निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां। अब ये किसके पास होंगी? ये राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अधिकारी को शक्तियां होंगी कि वो निरीक्षण कर सकता है या पर्यवेक्षण कर सकता है। अब इसमें एक और चीज दी हुई है कि इस धारा के तहत प्राधिकृत जो अधिकारी है वो अपनी शक्तियों का, अब शक्तियों का प्रत्यायोजन तो कर सकता है, पर एसडीएम रैंक से नीचे के अधिकारी को नहीं कर सकता। एसडी एसडीएम रैंक से ऊपर ऊपर के अधिकारी को कर सकता, उससे नीचे वाले अधिकारी को नहीं किया जा सकता। फिर है इसमें धारा 311। 311 में क्या दिया हुआ है? नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। अब नगरपालिका सारे निरीक्षण कर रही है, तो नगरपालिका का निरीक्षण भी तो कोई करने के लिए होना चाहिए। तो ये शक्ति किसकी होगी? राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी को होगी। और वो अधिकारी क्या कर सकता है? निरीक्षण भी कर सकता है और अभिलेखों की, रिकॉर्ड्स की जांच भी कर सकता है। फिर धारा 312, ये नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति है। अगर नगरपालिका ने कोई आदेश दे दिया तो, या आदि के निष्पादन को निलंबित करने की, है ना, तो उसको निलंबित करने की शक्ति किसके पास होगी? तो इसमें, इस केस में भी कौन करेगा? कि राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अलग से कोई, है ना, प्राधिकृत अधिकारी होगा, अधिकारी नियुक्त कर देगी राज्य सरकार, वो करेगा। अब निलंबन करने के कारण देख लेते हैं कि या तो वो लोक अहितकारी हो, जो आदेश नगरपालिका ने रिलीज किया है वो लोक अहितकारी हो, लोक के हित में ना हो, या फिर जनता के लिए हानिकारक हो, या फिर अशांति को बढ़ावा देता हो। ये तीन इसमें कारण दिए हुए, उस बेसिस पे आदेश को निलंबित कर सकती है। फिर अधिकारी ऐसे आदेश की प्रति राज्य सरकार तथा नगरपालिका को कारणों से प्रेषित करेगा। ठीक है ना, जो अधिकारी है वो ये जांच करेगा और उसके बाद में ये कारण राज्य सरकार को भी भेजेगा और नगरपालिका को भी भेजेगा। फिर राज्य सरकार ऐसे आदेश की पुष्टि या संशोधन नगरपालिका को इस आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देने के बाद कर सकती है। ठीक है ना, नगरपालिका को कारण बताने का अवसर एक बार राज्य सरकार जरूर देगी। फिर है धारा 313 में। 313 में बताया गया आपात की दशा में असाधारण शक्ति। अब आपातकाल की स्थिति में, जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित आपातकाल है, तो जो जिला मजिस्ट्रेट है उस कार्य को करने के लिए व्यवस्था कर सकता है ना। तो ये असाधारण शक्ति कौन कौन व्यवस्था कर सकता है? उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है। फिर है धारा 314। 314 में क्या बताया गया है? आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अपेक्षा का अनुपालन, नगरपालिका द्वारा मांग का अनुपालन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर मान लो कि कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है और अधिकारियों की मांग होती है, तो किसी आपात स्थिति में ना नगरपालिका किसी भी अधिकारी की सेवाओं की मांग हो तो नगरपालिका तुरंत उसका अनुपालन करेगी। मतलब राज्य सरकार आपको कहती है कि आपके अधिकारी को भेजो, यहां पर ज्यादा जरूरत है, तो नगरपालिका को भी भेजने होंगे, है ना। फिर है धारा 315। 315 में क्या दिया हुआ है? सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए अभिकरण। अब सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए जो अभिकरण होंगे
उसके बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार की राय में यदि सार्वजनिक कार्य को करने के लिए किसी पेशेवर कौशल की आवश्यकता है, ठीक है, कोई स्पेशल स्किल चाहिए, तो राज्य सरकार किसी अभिकरण कोई एजेंसी से करवा सकती है, ठीक है ना। और इसके बारे में ये और है कि नगरपालिका के अन्य समस्त कार्य नियमों के अधीन और नगरपालिका के पर्यवेक्षण में उस एजेंसी द्वारा किए जाएंगे जो नगरपालिका को उचित लगे। फिर अगर कोई कार्य राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा किया जाता है तो खर्चा जो है वो नगरपालिका ही देगी, राज्य सरकार नहीं देगी। और राज्य सरकार देगी किस केस में? अगर राज्य सरकार माफ कर देती है तो राज्य सरकार दे देगी, और वरना नगरपालिका को ही देने होंगे। फिर है कि नगरपालिका द्वारा भुगतान न करने पर, अगर नगरपालिका मना कर देगी नहीं हम तो नहीं देंगे पैसे, तो फिर क्या किया जाएगा कि राज्य सरकार भुगतान के लिए ऐसे व्यक्ति को आदेश जारी कर सकेगी जिसकी अभिरक्षा में क्या है, नगरपालिका का कोई धन हो, ठीक है ना, मतलब नगरपालिका निधि मान लो। और ये जो आदेश होंगे ये बाध्यकारी होंगे। फिर धारा 316, इसमें क्या दिया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में विशेष उपबंध। अब ये विशेष उपबंध के बारे में क्या दिया हुआ है कि राज्य सरकार का किसी भी समय नगरपालिका से परामर्श करने के पश्चात निम्न कार्य करना विधिपूर्ण होगा। और कुछ कार्य दिए हुए हैं, वो काम कार्य करना इनके लिए विधिपूर्ण होगा। अब कार्य क्या है कि नगरपालिका की सीमा के भीतर या बाहर रह रहे निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए स्थायी प्रकृति का कार्य पूर्णतः या भागतः निर्माण करवा सकती है। फिर कार्य का प्रबंधन और रखरखाव बनाए रखना या उसे अंशतः या फिर पूर्णतः नगरपालिका को सौंपना या वापस लेना। अब इस केस में जो कार्य की लागत होगी ना, वो कौन वहन करेगा? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर के अनुसार नगरपालिका निधि से वसूल होगा, ठीक है। तो राज्य सरकार ही ऐसी सिचुएशन में है कि वो वसूल कर सकती है नगरपालिका से। फिर है धारा 317। अब 317 के केस में क्या है, नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। सरकार द्वारा जो जांच होगी, राज्य सरकार अपने द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से जांच करा सकेगी एक्ट के तहत, है ना। और इस केस में क्या है, ऐसी जांच करने वाले अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। तो और उसके बाद जांच अधिकारी जो है वो स्वयं प्रेरणा से भी किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, ठीक है। तो ये जांच अधिकारी की शक्तियां हैं। फिर धारा 318 में है कर्मचारी वर्ग नियोजन के अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास कर्मचारी ज्यादा हैं तो राज्य सरकार उनको हटा सकती है। अगर उनका वेतन ज्यादा लगे तो भी राज्य सरकार नगरपालिका से अपेक्षा कर सकेगी और नगरपालिका उनको कम कर देगी। फिर राज्य सरकार सीएमओ को इस एक्ट के अधीन या किसी अन्य नियम के अधीन अन्य शक्ति का प्रत्यायोजन करवा सकती है ना। जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसको अन्य भी कोई शक्ति दे सकती है, जो एक्ट में है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कोई दे सकती है। फिर यदि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नहीं है तो धारा 273 में जो शक्तियां दी गई है ना, वो नगरपालिका अध्यक्ष को दी जा सकती है, उपाध्यक्ष को दी जा सकती है, सदस्य को, है ना, इनको प्रतियोजित की जा सकती है। फिर है धारा 319। 319 में क्या दिया हुआ है, नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति होगी। तो अब इसमें क्या बताया गया है, यदि नगरपालिका द्वारा कर्तव्य पालन में व्यतिक्रम किया गया तो राज्य सरकार जांच करवाएगी। दोषी पाए जाने पर नगरपालिका को उस कार्य की अनुपालना करने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी कि आपने ये पहले नहीं किया तो अब बता दो कितने टाइम में करोगे, है ना। तो वो टाइम बता देगी। फिर अगर फिर भी नहीं करती है तो सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और व्यय का भुगतान नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। फिर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करके उससे करवा लेगी और व्यय का भुगतान नगरपालिका से करवा लेगी। फिर है 320। अब ये धारा 320 इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना, नगरपालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग तो कौन करेगा? ऐसा अधिकारी करेगा या ऐसी समिति या ऐसा प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा इस कार्य के लिए ना नियुक्त किया जाए, और उस व्यक्ति को है ना नगरपालिका समझा जाएगा। ऐसा अधिकारी सारे काम कर सकता है पर अपने है ना नए कर प्रस्तावित नहीं कर सकता एक तो, और एक उप विधियां नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये धारा 320। फिर धारा 321 में क्या है, उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकार देयों का भुगतान करने का आदेश देने की सरकार की शक्ति। अब आदेश कब देंगे? जब नगरपालिका रकम भुगतान नहीं कर रही हो तब। किसे देंगे? नगरपालिका निधि की अभिरक्षा करने वाला जो व्यक्ति है उसको देंगे। ऐसा व्यक्ति नगरपालिका में जमा निधि की सीमा, मतलब जितनी सीमा है, जैसे 10 लाख रुपए है सीमा में और मांगते 12 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए देने तक के लिए तो वो पालना उसको करनी पड़ेगी, आबद्ध होगा। फिर है धारा 322। 322 में क्या है, क्षमता ना होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2/3 सदस्य
नहीं होते हैं तो विघटन हो जाएगा। यदि नगर पालिका कर्तव्य पालन नहीं में असक्षम है, अक्षम है मतलब, और शक्तियों का अतिक्रमण करती है या व्यतिक्रम करती है या फिर शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो। फिर धारा 323, इसमें क्या दिया हुआ है कि नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। अब इस केस में क्या है, नगर पालिका या पंचायत के बीच अगर विवाद है तो संज्ञान और विनिश्चय कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। और अगर नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद है तो संज्ञान और विनिश्चय कौन करेगा, संभागीय आयुक्त करेगा। फिर कलेक्टर या आयुक्त द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। फिर है धारा 324, इसमें क्या दिया हुआ है कि नगर पालिका तथा नगर सुधार न्यास या नगर विकास प्राधिकरण या आवासन बोर्ड या किसी अन्य कानून बोर्ड को क्षेत्रीय कार्य संबंधी अधिकारिता से संबंधित विवाद हो तो राज्य सरकार का विनिश्चय जो होगा वो अंतिम होगा। फिर धारा 325 में दिया हुआ है कि सरकार की नगरपालिका की उपविधियां तथा नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति। तो इस केस में क्या है कि राज्य सरकार नगरपालिका को कारण देकर और स्पष्टीकरण लेकर पूर्णतः या भागतः उपांतरित या रद्द कर सकेगी। फिर है धारा 326, इसमें दिया हुआ है कि सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। अब इसमें क्या है कि अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ को कर सकते हैं। ठीक है, सरकार अपने अधीनस्थ को कर सकेगी। फिर सरकार यह आदेश भी कर सकेगी कलेक्टर या अन्य अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निश्चित समयावधि के लिए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर है धारा 327, 327 में दिया हुआ अभिलेख मंगवाने की शक्ति। अब अभिलेख मंगवाने की शक्ति में क्या है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकारी जो है वो अभिलेख मांग सकते हैं तथा आदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक वो आदेश पे स्टे लग जाएगा एक तरीके से, है ना, उससे संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर जांच के पश्चात ऐसे आदेश को वो या तो है ना विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा, या उपांतरित मतलब चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकेगा। तो ये था हमारा अध्याय 14, और इसके साथ ही हमारी क्विक रिवीजन की जो ये सीरीज थी ये फिनिश होती है। नाउ आपका परसों एग्जाम है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।